हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम करेंगे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का पार्ट नंबर 2। इस टॉपिक को हम लोगों ने शुरू किया था जिसमें हम लोगों ने पहले लेक्चर में सीखा था कुछ रूल्स के बारे में कि किन रूल्स को फॉलो किया जाता है ताकि कंफ्यूजन कम हो। पेपर में इनके आंसर करने के लिए हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, जिसमें 5 क्वेश्चंस को मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था। आज हम उन सबको डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ आज एक और नई टाइप के क्वेश्चन सीखेंगे जो हम लोग पेपर में देख सकते हैं। जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और साथ ही साथ आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने पार्ट 2 से पहले पार्ट 1 नहीं देखा तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा पहले पार्ट 1 देखें। बेसिक रूल्स जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे उसको सीखने के बाद इस वीडियो पे आए और इसको देखें। साथ ही साथ वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, हम लोगों ने मॉक टेस्ट शेड्यूल आप लोगों के सामने लाया था जो हमारे अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसके लिए। आज 20 मई है और आज आप लोग 20 अप्रैल है और आज आप लोगों का जो टेस्ट है वो अपलोड कर दिया गया है हमारी ट्रिपल एस की ऐप पे, जिसमें स्टॉक असिस्टेंट, वेटरनरी फार्मासिस्ट, फॉरेस्ट गार्ड, सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर, इनका अपलोड कर दिया गया है। आप लोग इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। मॉक टेस्ट 1 का एनालिसिस आपको बहुत जल्द मिलेगा। साथ ही साथ जो हमारा बाकी एग्जाम्स है जिसमें फाइनेंस सब इंस्पेक्टर, इसके सिलेबस में भी ये टॉपिक है। इलेक्शन असिस्टेंट पटवारी, इसके सिलेबस में भी ये टॉपिक इंक्लूडेड है। तो इनके टेस्ट का स्केड्यूल आपके सामने है। ये टेस्ट अगर आपको देने हैं, आप लोग ट्रिपल एस की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। आप इस ऐप को जब लॉग इन करेंगे आप लोगों को 50% डिस्काउंट में पूरा कोर्स मिल जाएगा, पूरे सिर्फ 500 रुपये में, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, नोट्स, एमसीक्यू सीरीज और मॉक टेस्ट सब इसके आपके बीच में इंक्लूडेड होंगे। तो आप लोग चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो आप लोग यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। लेक्चर्स हमारे दोनों जगह पे चलते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जो हम लोगों ने होमवर्क दिया था उसके ऊपर क्या क्या उसके आंसर थे। डिस्कशन में यहाँ पे ज़्यादा नहीं करूंगा, आप लोगों को बस मैं आंसर बता दूंगा ताकि आप लोग मार्क कर देना कि कितने आप लोगों के सही हुए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर मैं आपको बता दूं, जो लिखा गया था, इंटरव्यू पैनल में सिलेक्ट अ स्टूडेंट हु इज नीदर प्रोसेसिंग द एबिलिटीज ऑफ डिजायर्ड लेवल और नॉन एनी वैल्यू एंड अजम्पशन। तो यहाँ पे इसका आंसर था कि इसके जो दोनों हैं वो फॉलो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। ही एम्फसाइज द नीड टू रिप्लेस द प्रेजेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम बाय अनदर मेथड्स विच विल ब्रिंग आउट द रियल मेरिट ऑफ द मैनेजर्स। अब क्या कहा गया था कि उसे जो अभी हमारे प्रेजेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के जो मेथड चल रहे हैं उन्हें रिप्लेस करना होगा अदर मेथड्स के साथ, जिसके अकॉर्डिंग कोशिश किया जाएगा जो रियल मेरिट जो है वो आउट करेगा मैनेजर्स के। तो कंक्लूजन क्या था, इट इज इंपॉर्टेंट टू ब्रिंक आउट द रियल मेरिट ऑफ द मैनेजर्स। तभी इस बारे में बात की गई थी, तो ये तो फॉलो करेगा ही करेगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें, यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया था कि प्रेजेंट ट्रेनिंग जो प्रोग्राम है वो रियल मेरिट आउट करते हैं या नहीं। तो कहा गया था कि रिप्लेस करेंगे प्रेजेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम को अदर मेथड्स के साथ, यानी कि बात अदर मेथड्स की हो रही थी। यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया था कि प्रेजेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम इसको कर रहे हैं नहीं। तो आंसर होगा ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। कंपनी एक्स ने मार्क करा है अपने प्रोडक्ट के ऊपर, गो अहेड एंड परचेज इट, प्राइस एंड क्वालिटी आर योर कंसिडरेशन। अब इफ प्राइस एंड क्वालिटी, अब क्या कहा गया था, एक कंपनी एक्स है उसने अपने प्रोडक्ट के ऊपर लिखा है गो अहेड एंड परचेज इट, अगर प्राइस और क्वालिटी दोनों आपकी कंसिडरेशन में। यानी कि कंक्लूजन क्या मिल रहा है, जो प्रोडक्ट था यहाँ पे वो गुड इन क्वालिटी है तभी यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या लिखा गया है कि प्राइस रीजनेबल है, क्योंकि दोनों चीजें मेंशन है, दोनों कंक्लूजन में आ रही है, तो यानी कि दोनों फॉलो करेगी। नेक्स्ट पे आते हैं। In case of the outstanding candidates, the condition of previous experience of social work may be waived by the admission committee for MA social work. अब क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करें, क्या लिखा गया है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 19 की बात की जाए कि सम ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर MA will have previous experience of social work और some of the students for MA will not have previous experience of social work। यानी कि दोनों कंक्लूजन जो है वो यहाँ पे सही है। आपका ऑप्शन नंबर ई जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो पहली चीज तो यहां से क्लियर हो गई हम लोगों को। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा गया है यहाँ पे, थोड़ा सा इसको करेंगे ये, क्योंकि 5 क्वेश्चन होमवर्क थे, उसके बाद हम लोग अपनी स्पीड कम करेंगे। While presenting a stage show recently, the famous actor declared that he has practice of either taking full payment or none for the stage show। अब देखो बात क्या की गई है, कोई एक आर्टिस्ट है या फिर कोई एक एक्टर है, वो क्या कह रहा है यहाँ पे कि या तो भाई मैं फुल पेमेंट लेता हूँ या तो मैं कोई पेमेंट लेता ही नहीं हूं अपने स्टेज शो की। अब बात की गई है रीसेंट स्टेज शो के बारे में। जो उसका रीसेंट स्टेज शो था, या तो उसने फुल पेमेंट ली है या तो उसने कोई भी नहीं ली। इसका आंसर होगा आपका आइदर और। ये चीज याद रखना आप।
देखो क्या कहा गया था, एक्टर ने कहा है कि मैं तो भाई या तो फुल पेमेंट लेता हूँ या तो मैं लेता ही नहीं हूँ। अब पूछा गया है कि उसने अपने रिसेंट स्टेज शो में क्या किया होगा, या तो अब उसने फुल पेमेंट ली होगी या तो उसने ली नहीं होगी, तो इसका आंसर आइदर और होगा। अब हम बात करेंगे, थोड़ी स्पीड को कम करेंगे। अब एक और चीज मैं बता दूं, अगर आपके इन 5 में से 3 क्वेश्चंस भी सही हुए हैं होमवर्क के, तो आप लोगों का बहुत हद तक ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। मैं आपको ये बता दूं, जो रहता है वो आपका इस लेक्चर के बाद क्लियर हो जाएगा। तो अगर 3 भी ठीक है तो बहुत अच्छा आप लोगों का है, क्योंकि अच्छे लेवल के थे ये। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब यहाँ पे जो हम लोग करेंगे, अब स्पीड थोड़ी कम करेंगे, आराम से डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ से हम लोग 2 से 3 पॉइंट सीखेंगे। अब इन क्वेश्चंस में क्या होता है, कई बार आपको 2 स्टेटमेंट दी जाती हैं, 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, 2 कंक्लूजन दिए गए और पूछा गया है कि क्या चीजें होंगी यहाँ पे। अब चीजें क्या है थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पहली चीज क्या कही गई है, जो स्टेटमेंट है, यानी जिसको मैं आपको कहता हूं इंफॉर्मेशन दी गई है हमें, वो ये दी गई है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारी क्लास के, वो सब क्या हैं, वो सब हैं इंटेलिजेंट। और साथ ही साथ में क्या कहा गया है कि सुनील जो है वो क्या है, सुनील जो है वो इंटेलिजेंट नहीं है। अब कंक्लूजन में आते हैं। कंक्लूजन में क्या चीज गिवन है हमें, सुनील इज ए नॉट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। देखो चीज क्या है, ध्यान से समझनी होगी। पहली चीज क्या की गई है, मान लो आपने ही ये स्टेटमेंट दी है कि आपकी क्लास के सारे बच्चे इंटेलिजेंट हैं। अगर सुनील इंटेलिजेंट होता तो आपकी क्लास का हो सकता था, बट यहां से ये पता चल गया कि सुनील आपकी क्लास का नहीं है। कंक्लूजन बिल्कुल फॉलो करेगा, क्योंकि वो इंटेलिजेंट नहीं है। समझ आया? अगर आया तो बहुत अच्छी बात। अब दूसरी चीज क्या है, सुनील मस्ट वर्क हार्ड। अब यहां पे जो मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाया था पहले लेक्चर में, कि हमें क्या नहीं करना, हमें चीज़ों को अंज्यूम नहीं करना, हम लोगों को खुद की जो नॉलेज है वो इसके बीच में नहीं लेके आनी। अब यहां से चीज़ें समझो। देखो क्या लिखा गया है, चीज़ें जो मेंशन थी वो क्या मेंशन है, चीज़ें मेंशन है कि हमारी क्लास के सारे बच्चे इंटेलिजेंट हैं, पहले पॉइंट में। दूसरे में क्या लिखा गया है, सुनील इंटेलिजेंट नहीं है। ये इतना यहां से पता चल गया कि अगर सुनील इंटेलिजेंट होता तो सुनील क्लास का मेंबर होता। सुनील नहीं है इंटेलिजेंट, इसलिए इतना तो क्लियर है कि सुनील उस क्लास का स्टूडेंट ही नहीं है, तो पहला तो फॉलो करेगा। अब सुनील मस्ट वर्क हार्ड। अब यहां पे देखो बात यहां पे किस चीज के हो रही है, वो देखो बात यहां पे हो रही है स्टूडेंट के ऊपर, इंटेलिजेंट है या नहीं, और सुनील इंटेलिजेंट नहीं। अब सुनील को मेहनत करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए वो उसके पेरेंट्स जानेंगे, हम लोगों को इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट लेने की जरूरत नहीं है। कंक्लूजन यहां से नहीं निकलता, कंक्लूजन यहां से ये फॉल्स हो जाएगी, ये स्टेटमेंट आप लोगों की फॉल्स हो जाएगी। इसका आंसर होगा ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। ठीक है, पहला पॉइंट तो यहां से क्लियर हो गया। अब यहां पे जो चीजें हैं वो मैंने आपको बताया क्या, कि हमें चीजों को अज्यूम नहीं करना है। आई होप यहां तक आप लोगों ने चीजें सुनी। अब नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको ये चीजें और क्लियर होंगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 की अगर मैं बात करूं, अब क्या लिखा गया है यहाँ पे, देखो डिमोनेटाइजेशन हुई थी, इसके अकॉर्डिंग क्या आया था, इसके अकॉर्डिंग पहली चीज जो हमें स्टेटमेंट में गिवन है, हैज इवॉल्व नीड फॉर लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। अब ईपीएस की बात की गई है कि डिमोनेटाइजेशन के बाद हम लोगों ने क्या सीखा था, हम लोगों ने ये सीखा था कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम जो है उसको सीखने की जो है इवॉल्व हुई थी एक नीड। साथ ही साथ ईपीएस विल इनेबल पीपल टू गो कैशलेस एंड यूज प्लास्टिक मनी फॉर देयर ट्रांजैक्शन। अब प्लास्टिक मनी में आपके क्रेडिट कार्ड आ जाते हैं, एटीएम आ जाते हैं, ये सब चीज़ें आप लोग मान के चलिए प्लास्टिक मनी में आपकी आ जाती हैं। अब क्या कहा गया था, ईपीएस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या देखा था, इनेबल किया था कि लोग क्या करें, कैशलेस जाए और प्लास्टिक मनी का यूज़ करें अपनी ट्रांजैक्शंस के लिए। अब कंक्लूजन पे आओ। देखो ये मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होगा, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करेंगे। अब ध्यान से पढ़ो क्या लिखा गया है, ईपीएस इज क्विक सेफ एंड ईजी वे ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर। ठीक है, पहला, कैशलेस ट्रांजैक्शन विल फर्दर कर्ब द ब्लैक मार्केटिंग ऑफ मनी इन अपकमिंग टाइम। अब अगर आप लोगों ने ये चीज़ें, अगर मान लो पेपर में क्वेश्चन आया है, आप देखेंगे हाँ डिमोनेटाइजेशन की बात हुई है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम की बात हुई है, बिल्कुल सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। आप सीधा मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर बी, और ये आपको देके जाएगा -0.25। अब जो हम लोगों ने रूल्स डिस्कस किए थे ना स्टार्टिंग में, कि हम लोगों को कोई भी चीज़ को अज्यूम नहीं करना। एक बच्चे को डाउट था ऑलवेज के क्वेश्चन पे, वो मैं अभी डिस्कस करूंगा लास्ट में, मुझे याद करवा देना। अज्यूम हम लोगों को कोई भी चीज़ नहीं करनी है। जो हमें स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन दी है, हमें हमारे लिए पत्थर की लकीर है कि हमें इसी को ही फॉलो करके करना है। अब देखो ईपीएस की बात की गई है, पहली लाइन में क्या किया गया है, डिमोनेटाइजेशन के बाद कहा गया था कि ईपीएस को हम लोगों को सीखना पड़ेगा। ईपीएस के थ्रू क्या होता है, लोग कैशलेस जाते हैं, प्लास्टिक मनी को यूज करते हैं फॉर देयर अकाउंट ट्रांजेक्शन।
अब कहीं पे भी यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ये क्विक है, सेफ है, इजी है, वे है ट्रांजेक्शन करने का फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट। अब जरूरी नहीं है कि हम लोग अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर ही करें, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम बिल्कुल सही है, बट यहाँ पे बात जो की गई है क्विक, सेफ, इजी वे ऑफ ट्रांजेक्शन फॉर मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर, ऐसा कहीं पे मेंशन नहीं है। अगर आप लोग सिर्फ इसको इससे पढ़ो, अगर आप इसको जर्नल वे में रीड करोगे आप बोलोगे बिल्कुल सही है, 100% बिल्कुल सही स्टेटमेंट का ये यहाँ पे लिखा गया है। अगर स्टेटमेंट कंक्लूजन की जगह यहाँ पे स्टेटमेंट अजम्पशन होता ना तो आप इसको मार्क कर सकते थे, बट ये कंक्लूजन है। कंक्लूजन में क्या देखना होता है कि ये कंक्लूजन उसी स्टेटमेंट से निकला है या नहीं। तो पहली चीज क्या है कंक्लूजन में, देखो ना ही कहीं हम लोगों को बताया गया है कि ईपीएस से क्विक होता है, सेफ होता है, ईजी होता है। हम लोगों को पता है वो बात अलग है, लेकिन इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से में कहीं पे भी वो चीज मेंशन नहीं है कि इजी वे ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर, कहीं पे इसकी बात नहीं की, तो ये हमारा फॉल्स होगा। अब यहाँ पे ये चीज आप लोगों को थोड़ी सी हैरानगी लगेगी पढ़ते वक्त भी, बट ये आप लोगों को बता दो। दूसरी चीज क्या लिखी है, कैशलेस ट्रांजैक्शन के से जो है विल फर्दर कर्ब द ब्लैक मार्केटिंग ऑफ मनी इन अपकमिंग टाइम। अब हम लोगों को पता है कि यार हाँ बिल्कुल सही लिखा है, कैशलेस ट्रांजैक्शन से ब्लैक मनी कम हो जाएगी आने वाले टाइम में, लेकिन क्या ऊपर कहीं पे भी ब्लैक मार्केटिंग के बारे में बात की गई है? नहीं की गई। हम लोगों को पता है कि डिमोनेटाइजेशन करी ही इसी वजह से थी, लेकिन ना हमें चीज़ों को अज्यूम करना है, ना ही हमें यहाँ पे खुद की नॉलेज को इन्वॉल्व करना है, तो आपका ये कंक्लूजन भी हो जाएगा फॉल्स। इसका आंसर होगा नाइदर वन नॉट टू। अब ये चीज़ आप लोगों को समझानी थी। बहुत सारे बच्चों का ये पेपर में गलत होता है। आराम से चीज़ों को देखोगे, करोगे तो आप लोग इसको आसानी से आंसर कर दोगे। ज़्यादा इसमें आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस से करोगे तो ये हो जाएगा। कन्फ्यूजिंग बहुत होता है, पेपर में ईजी आता है, बट हाँ ये मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता ना 99% बच्चे इसको गलत करके आते हैं, अगर आप लोगों ने बेसिक चीज़ें नहीं पढ़ी तो। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट का पहले आप लोग आंसर करिएगा, फिर हम चलेंगे। क्या लिखा गया है, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन म्यूजियम, क्वेश्चन नंबर 23 की अगर मैं बात करूं, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन म्यूजियम सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल। अब बात किसके बारे में की गई है? बात की गई है म्यूजियम्स के बारे में, कि कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, ये चीज़ कही गई है। दूसरी क्या की गई है, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल इज नेशनल प्रॉपर्टी, ठीक है। दो चीज़ें बात की गई हैं, एक बात की गई है म्यूजियम जो है किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। दूसरी बात की गई है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की, वो क्या है, वो है हमारी नेशनल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब आ जाओ कंक्लूजन पे। इंडियन म्यूजियम इज नेशनल प्रॉपर्टी, पहला पॉइंट जो आपके सामने है। दूसरा क्या है, हिस्टोरिकल प्रॉपर्टी ऑफ नेशन इज प्रोटेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ध्यान से पढ़ना, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सिर्फ एक स्विच कर दिया है, दो स्टेटमेंट दी है आपको यहाँ पे, आप लोगों को खुद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी यहाँ पे। ध्यान से इसको पढ़ना, क्या लिखा गया है, इंडियन म्यूजियम इज नेशनल प्रॉपर्टी। देखो अब कंक्लूजन पे चलेंगे, स्टेटमेंट पे चलेंगे। पहली चीज़ क्या है, यहाँ पे जो चीज़ें गिवन है ना, हमें सिर्फ उसी को फॉलो करना है, अपनी नॉलेज हमें यहाँ पे घुसानी ही नहीं है। स्टेटमेंट कंक्लूजन में यही एक सबसे बड़ी चीज़ है जहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। अगर होगा तो मैं आपको कभी स्टेटमेंट अजम्पशन भी करवाऊंगा। बहुत तरीके के आते हैं, कॉजेज एंड इफेक्ट्स आता है, स्टेटमेंट अजम्पशन आता है, स्टेटमेंट कंक्लूजन आता है, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट आता है। ये सब करने के अलग अलग तरीके हैं जो पता होना चाहिए। अगर स्टेटमेंट अजम्पशन में अगर हम आते ना तो ये चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं आंसर हो जाता, बट आपके सिलेबस में जब स्पेसिफिकली मेंशन है स्टेटमेंट कंक्लूजन, तो हमें उसको फॉलो करना है। यहाँ पे क्या है, देखो बात किसकी गई है, इंडियन म्यूजियम जो है वो किसके उसकी प्रोटेक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सेंट्रल गवर्नमेंट, पहला पॉइंट। दूसरा क्या किया गया है, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के बारे में बात की गई है सिर्फ कि वो नेशनल प्रॉपर्टी है। कहीं पे इंडियन म्यूजियम जो है नेशनल प्रॉपर्टी है स्टेटमेंट में गिवन ही नहीं है, तो ये क्या होगा हमारा फॉल्स। आई होप यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आप लोग ये चीज़ समझ गए जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। पेपर में इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा, एक क्वेश्चन ही आएगा ज़्यादा से ज़्यादा। हम लोग मॉक टेस्ट में ये चीज़ें डाल रहे हैं सेम उसी पैटर्न का जो जेके एसएसबी पूछ रहा है, ताकि आप लोगों को एक जो गलती होती है ना एक दो क्वेश्चन पे, वो भी कम हो जाए पेपर में। क्योंकि मेंटल एबिलिटी में आपका पार्ट है, 20 में से 20 नंबर इसमें बच्चा आसानी से लेके आ सकता है अगर ये क्वेश्चन गलत ना हो तो। नेक्स्ट की बात करें, हिस्टोरिकल प्रॉपर्टी ऑफ नेशन की अगर बात की जाए कि वो प्रोटेक्टेड की जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। देखो कंक्लूजन और अजम्पशन में आपको फर्क समझना होगा।
सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर पेपर में मान लो आप कल को कोई और देंगे, के एस का सी सेट है आपका या यूपीएससी का सी सेट है, वहाँ पे क्वेश्चन है स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। अजम्पशन में आप लोग इस चीज़ को मान के चल सकते हो, अजम्पशन में होता है कि हमें अज्यूम करना है चीज़ों को, बट यहाँ पे कंक्लूजन में क्या है, स्टेटमेंट कंक्लूजन का पहला रूल ही ये कहता है कि हमें चीज़ों को अज्यूम नहीं करना है, जो मेंशन है उसमें से देखना है कि कंक्लूजन निकलता है नहीं। हिस्टोरिकल प्रॉपर्टी ऑफ नेशन जो है वो प्रोटेक्टेड की जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, है बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, लेकिन क्या इस स्टेटमेंट से निकली है? नहीं निकली है, क्योंकि क्या बोला गया है यहाँ पे, इंडियन म्यूजियम की बात की गई है कि वो प्रोटेक्ट किया जाएगा किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो रिस्पॉन्सिबल है। हिस्टोरिकल प्रॉपर्टी ऑफ नेशन के बारे में बात भी नहीं की, तो ये दोनों आपके फॉल्स हो गए। यही कंसेप्ट आपको यहाँ पे आज समझाना था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर उस चीज़ की बात ही नहीं की तो वो होगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोस। नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये ना थोड़ा सा आपका सिलोगिज्म की तरह भी आप इसको ट्रीट कर सकते हो अगर करना चाहो तो, जो स्टेटमेंट गिवन है उसी में, लीडर्स आर ह्यूमन बीइंग, ऑल ह्यूमन बीइंग्स नीड रेस्ट। दो चीज़ें हमें यहाँ पर लिखी हैं। पहला क्या बोला है, अगर ये मैं ट्राई कर रहा हूँ, लीडर क्या है, लीडर क्या कहा गया है? ह्यूमन बीइंग है, और क्या कहा गया है? सारे ह्यूमन बीइंग को क्या चाहिए? रेस्ट। अब यहाँ से तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि सारे ह्यूमन बीइंग जो हैं वो लीडर्स नहीं है, पहली चीज़ जो यहाँ पर लिखी गई है। और क्या लिखा है? लीडर्स नीड रेस्ट। अब यहाँ पे आप लोग देखो तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ोगे तो आप इसको करोगे ध्यान से, एक बार आप लोग इसको पॉज करो और फिर इसको रीड करो, ठीक है? अब ध्यान से रीड करो, जो स्टेटमेंट में गिवन है, जो आपको स्टेटमेंट में बोला है, अगर पेपर में स्टेटमेंट कंक्लूजन का इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान से पढ़ना होगा। ये आपका सिलोगिज्म वाला नहीं है, ये भी मैं आपको रिपीट कर दूं, ये स्पेसिफिकली स्टेटमेंट कंक्लूजन है, ये सिलोगिज्म नहीं है। सिलोगिज्म एक अलग टॉपिक है आपके सिलेबस में, वो अलग है, सिलोगिज्म के अलग क्वेश्चंस बनते हैं। ध्यान से पढ़ना क्या लिखा गया है, लीडर्स आर ह्यूमन बीइंग। पहली चीज कही गई है कि लीडर जो होते हैं वो ह्यूमन बीइंग होते हैं, और क्या लिखा गया है कि सारे ह्यूमन बीइंग जो है वो लीडर नहीं होते। हमें पता है, मुझे पता है, आपको पता है कि सारे जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो लीडर नहीं होते, बट क्या यहाँ पे इस बारे में बात की गई है? यहाँ पे बात की गई है लीडर्स की। लीडर्स क्या है? हमारे ह्यूमन बीइंग्स है, ठीक है? ये कहा गया है कि सारे ह्यूमन बीइंग लीडर नहीं होते, कहीं पे मेंशन नहीं है, ये फॉल्स हो जाएगा। ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, अगर समझना, वीडियो नहीं समझ आएगी वापस प्ले करके देखना। नेक्स्ट पे क्या लिखा गया है, लीडर नीड रेस्ट। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कहा गया है कि लीडर ह्यूमन बींग्स तो होते हैं और ह्यूमन बींग को रेस्ट चाहिए, यानी कि अगर हम बात करें तो लीडर्स को भी रेस्ट चाहिए, ये यहाँ से निकल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली कंक्लूजन टू फॉलोस। समझ आया? अगर आया तो बहुत अच्छी बात है, अगर समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे, आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। The Constitution assures the fundamental rights. Parliament has right to amend the Constitution. क्या लिखा गया है? Constitution क्या करता है? Constitution क्या करता है? यहाँ पे अश्योर करता है हमारा फंडामेंटल राइट्स। बात किसकी हो रही है? Constitution की, जो अश्योर क्या करता है? फंडामेंटल राइट्स। और क्या कहा गया है? पार्लियामेंट के पास राइट है, किसको क्या करने के? पार्लियामेंट के पास राइट है कि वो अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्वेश्चन पे आओ, पार्लियामेंट इंक्लूडेड फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, पहली चीज। दूसरी, पार्लियामेंट डिड नॉट अश्योर द फंडामेंटल राइट्स। क्वेश्चन नंबर 25 पे आओ, ध्यान से पढ़ो क्या लिखा गया है, ध्यान से पढ़ो। अब यहां पे चीजें हैं ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, बट जो मेन अगर चीज समझाने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि अज्यूम नहीं करना हम लोगों को कंक्लूजन के केसेस में क्वेश्चंस को। अगर आप लोग ये चीजें सीख गए हो तो आप लोग इसको पेपर में गलत तो नहीं करोगे, इसकी गारंटी मैं दे देता हूँ, जिस हिसाब का लेवल आता है उस हिसाब से। अब देखो, कहीं पे भी स्टेटमेंट में ये चीज मेंशन की गई है। अब ये तो अलग अलग स्टेटमेंट है, पहले तो ये बता दूं। पहली स्टेटमेंट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन अश्योर करता है फंडामेंटल राइट्स को। कहीं पे मेंशन लिखा है कि पार्लियामेंट ने इंक्लूड करा है फंडामेंटल राइट को कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन में ये चीज मेंशन है? नहीं है, तो ये आपका फॉल्स होगा, ठीक है? दूसरी चीज क्या है कि पार्लियामेंट अश्योर नहीं करती फंडामेंटल राइट्स को। अब ये चीज जो है, क्या ये चीज भी यहां पे मेंशन है? ध्यान से पढ़िएगा, फिर हम इस पे आएंगे। अब यहां पे जो चीजें गिवन है, यहां पे कोई चीज भी क्लियर नहीं है फंडामेंटल राइट्स को लेके पार्लियामेंट के, ठीक है? तो यहां पे ये भी आपका क्या होगा? फॉल्स होगा।
इसका आंसर होगा आपका नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आते हैं एक और तरीके से करेंगे, 3 स्टेटमेंट हम करेंगे, थोड़ा सा हाई लेवल होगा, बट अगर आप कंसेप्ट समझ गए ना यहाँ से तो आप बेसिक वाला तो गारंटी पेपर में ठीक करके आओगे। पहली चीज क्या लिखी है, रविंद्रनाथ टैगोर ने काफी सारी पोइम्स को लिखा है। एवरी पोइम हैज एस्थेटिक नॉलेज और इज अ पार्ट ऑफ एक्सोलॉजिकल स्टडी। अब लिखा क्या गया है, रविंद्रनाथ टैगोर डिड डिफरेंट एक्सोलॉजिकल स्टडी, ही फॉलोड द बेस ऑफ लॉजिक एंड एथिक्स। क्वेश्चन नंबर 26 को पढ़ो और फिर आंसर करो। खुद आंसर करना, पॉज कर दो वीडियो को, बेशक ध्यान से 2 से 3 बार रीड करो। इसका आंसर आप लोग ही करोगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर सही करोगे इस बार। क्या लिखा गया है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने काफी सारे पोइम को लिखा है, यानी कि ये क्या है, पोइट है, इतना तो पता ही है हमें। साथ ही साथ हर एक पोइट जो है वो एस्थेटिक नॉलेज को रखता है और एस्थेटिक जो है इज अ पार्ट ऑफ एक्सोलॉजिकल स्टडी। तो यहां पे अब अगर आप इसको देखो तो आप लोग इसको देखो ध्यान से। अब ध्यान से यहां पे इसको पढ़ो, फिर इसका आंसर आप लोग करो। ही फॉलोड द बेस ऑफ लॉजिक एंड एथिक्स। अब बात यहां पे करें, क्या किसी भी जगह पे इस बारे में मेंशन किया गया है? नहीं किया, तो ये क्या हो गया हमारा फॉल्स। लेकिन अब यहां पे हम बात करेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर ने काफी सारी पोइम्स को लिखा है और यहां पे हर एक पोइट की बात की गई है जिसमें ये इंक्लूड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंक्लूड होंगे क्योंकि ये पोइम है, पोइट है, तो यहाँ पे हर एक की बात की गई है, तो इसमें ये भी आएंगे कि उनके पास नॉलेज होती है। और एस्थेटिक क्या होता है, ये पार्ट होता है एक आपका किसका, एक्सोलॉजिकल स्टडी का। यानी कि बात हुई है, तीनों को इंटरलिंक्ड किया गया है। अगर यहाँ पे एवरी पोइट की जगह सम पोइट किया जाता ना तो हम लोग इस पे नहीं आते। हर एक को इंक्लूड किया तो उसमें रविंद्रनाथ टैगोर भी इंक्लूड हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये चीज आपकी निकले के आएगी, तो ये जो है यहाँ पे फॉलो करेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं और चीजें क्लियर करते हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्या लिखा गया है यहाँ पे। 27 की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो चलो कोई नहीं, मैं आपको ऑप्शंस बता दे दूंगा क्या है इसके। अब आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ना। स्टेटमेंट जो है वो ऊपर ही लिखी है, स्टेटमेंट आपकी सिंगल लाइन स्टेटमेंट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 27 की अगर मैं बात करूं, सिंगल लाइन स्टेटमेंट लिखी गई है, एवरी लाइब्रेरी हैज बुक्स, बस इतना सा यहाँ पे मेंशन है। इट फॉलोज दैट, अब आपको ये बताना है इस चीज को पर्टिकुलर रीड करके कि क्या यहाँ पे इनमें से सही होगा। ये बहुत रेयर केसेस में आपको देखने को मिलेगा, बट इन तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। हर एक लाइब्रेरी में बुक होती है, यानी कि एवरी लाइब्रेरी हैज बुक्स। ठीक है, अब आपको बताने क्या है, सम लाइब्रेरीज डज नॉट हैव रीडर्स, रीडर्स की बात ही नहीं की, फॉल्स। बुक्स आर ओनली इन लाइब्रेरी, ऐसी बात ही नहीं की, बात सिर्फ लाइब्रेरी की हो रही है। पहली चीज देखो किसके साथ में, बुक्स के फॉर्म में। लाइब्रेरी आज मेंट फॉर बुक्स ओनली। अब देखो ये चीज मैंने आपको सिखाई है, जब ये चीज आती है तो ये क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली हमारा क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा हमारा गलत। नो लाइब्रेरी इज विदाउट बुक्स, यहां से कंक्लूजन निकलता है बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सिंपल सा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 28 से 30 पे चलते हैं। सिंगल लाइन स्टेटमेंट है, आप लोग देखें इसको, कोशिश करें आंसर करने की। फिर हम लोग चलेंगे, इसमें क्या होगा, आपको अप्रोप्रिएट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 28 को ध्यान से रीड करना। ओनली इग्नोरेंट पीपल बिलीव इन विच क्राफ्ट। अब क्या लिखा गया है, सम ignorant person are not those who believe in witchcraft, all person who believe in witchcraft are ignorant। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो हम लोगों ने एक चीज सीखी थी ना, ये क्वेश्चन अगर आप सिलॉग की फॉर्म में करोगे ना तो आप लोगों को हो जाएगा। सिलॉगिज्म अगर आप लोगों ने पढ़ा तो इन क्वेश्चंस को आप लोग आंसर कर पाओगे कि ओनली का मतलब क्या होता है। वहाँ पे हम लोगों ने ये चीज़ें सिखाई भी हुई हैं, आप लोग देख लेना, मैंने 1-1.5 साल पहले पढ़ाए थे। यूट्यूब पे सर्च करोगे कभी जाके सिलॉग बाय SSS तो आपको लेक्चर मिल जाएंगे, वहाँ पे मैंने चीज़ें सिखाई हैं। ये चीज़ें आपको वहाँ पे हो जाएंगी। इस क्वेश्चन को छोड़ो, मैं आपको, ये क्वेश्चन बहुत रेयर पेपर में पूछे जाते हैं, बट एक बार यहाँ पे नज़र डाल देते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपको अगर करने हैं तो आपको सिलॉगिज्म के बारे में प्रॉपर एक नॉलेज होनी होगी। आज का लेक्चर जो है मैं ये आपको 2 से 3 क्वेश्चंस होमवर्क दूंगा। अब यहाँ पे जो ऑल और सम का कंसेप्ट है ना, ये वो वाला नहीं है जो हम लोगों ने पहले करा था, जिसमें एक बच्चे ने मेरे को क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन नंबर शायद 6 पे था,
मैं आपको उसमें बताता हूँ। जो आज का मेन लेक्चर का मोटिव था वो यही था कि हम आपको ये समझा पाए कि जो अज्यूम करनी है चीज़ें वो हमें यहाँ पे नहीं करनी। यहाँ पे जो स्टेटमेंट का कंक्लूजन दिया है, यहाँ पे एक ऑलवेज था क्वेश्चन में। हाँ, अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने जब क्वेश्चन डिस्कस किया था, एक बच्चे को इस पर डाउट था कि इस क्वेश्चन में भी ऑलवेज यूज किया गया है, तो आपने स्टार्टिंग में कहा था कि ऑलवेज अगर यूज हो रहा है तो हम इसको फॉल्स कर देंगे सीधा। देखो ये जो फॉल्स, ये जो ऑलवेज है ना, ये वाला ऑलवेज आप लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में क्या है। वो क्या है, वो अगर इन जनरल टर्म में यूज किया जाए कि मान लीजिए कि ओनली वन कंट्री कैन डू इट, या फिर अगर आ जाए ऑलवेज को अलग फॉर्म में लिखा जाए। अब यहाँ पे क्या है, कई बार बेसिक चीज़ें भी समझनी होंगी, तभी ऐसे ही मैंने स्टार्टिंग में आके नहीं कहा था कि आप लोगों को कि ये टॉपिक बहुत कंफ्यूजिंग है। ये क्वेश्चंस जो आज हम लोगों ने करे हैं, इसमें आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये आपके जेके एसएसबी में नहीं पूछे जाते, तो इन क्वेश्चंस को करके और कंफ्यूजन बढ़ाने का हम लोगों को फायदा नहीं है, इसीलिए मैं ये क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे ऑल और सम का कंसेप्ट आएगा, आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। ये वैसा नहीं है, पेपर में आपको सिंपल एक स्टेटमेंट और एक कंक्लूजन दिया जाएगा। ये स्टेटमेंट इंटरफेरेंस के क्वेश्चंस अलग होते हैं। अगर आप लोगों को वो चीज़ें पढ़नी होगी, मान लीजिए जैसे आपका पेपर आता है जिसमें के जैसे मान लीजिए जेके ऐसा या फिर जो आपका सी सैट का पेपर होता है, उसमें स्टेटमेंट अजम्पशन के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, कॉजेज एंड इफेक्ट्स इनको पढ़ना है तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देना। ये आपके बैंकिंग में भी मेंस एग्जाम में आते हैं, बट जो हमारा स्टेटमेंट कंक्लूजन था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। जितना कंसेप्ट आपको मेरे को लगता था सफिशिएंट होगा पेपर में सही आंसर करने के लिए, वो मैंने आपको यहाँ पे करा दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो से पसंद आई है, अगर इससे थोड़े से भी हेल्प हुई है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस लेक्चर को लाइक कर देना। साथ ही साथ जाने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको इसी तरीके के क्वेश्चंस को टेस्ट की फॉर्म में अटेम्प्ट करने हैं तो हम लोग इन क्वेश्चंस को हमारे मॉक टेस्ट में ऐड कर रहे हैं। आप लोग वहाँ पे इनको अटेम्प्ट कर लेना, हो सकेगा तो मैं एक इस पर अलग से ही आपको एक सेक्शनल टेस्ट बना दूंगा। तो अब आप लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक को गूगल से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिर्फ इन 4-5 चीज़ों का जो मैंने आपको बताया उसको ध्यान में रख के आपका 80% जो आंसर्स हैं वो निकल आएंगे। इस पे 100% एक्यूरेसी मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। कई बार क्वेश्चंस को पढ़ते हुए भी इंसान कंफ्यूज हो जाता है, जैसे हम लोगों ने अभी डिमोनेटाइजेशन के क्वेश्चंस देखे, ये सब क्वेश्चंस देखे, बट जो इसमें बेसिक चीजें चाहिए थी वो मैंने आपको यहाँ पे सारी करवा दी हैं। आई होप अब आपके पेपर में जो 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे उनको आप आंसर सही करके आएंगे। तो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं शाम को नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।